हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरी 921 में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वान्या एक उच्च मध्यम परिवार में पली बड़ी चुलबुली लड़की थी। पिता का एक छोटा सा बिजनेस था। सानिया उसकी छोटी बहन थी। ये दोनों ही माँ पिता की दो आंखें थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों बेटियों को ही देखकर जी रहे थे। दोनों बेटियों के मुंह से निकलते ही उनकी इच्छा पूरी करते। दोनों बेटी पढ़ने लिखने में होशियार सर्वगुण संपन्न थी। जिन बेटियों को माता पिता एक दिन के लिए भी अपनी आंखों में ओझल न होने देते, उन्हीं बेटियों की विदाई का समय आ गया। उन्हें पता ही नहीं लगा कब रूठते मनते वे इतनी बड़ी हो गई। आखिर दिल पर पत्थर रख उन्होंने वान्या के लिए वर तलाशना शुरू किया। आए दिन दहेज लोलुपों द्वारा बेटियों को मार डालने वाली घटनाएं सुनकर वे बहुत घबराए हुए थे, अतः बहुत ही सतर्कता बरत रहे थे। वे एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे थे कि कहीं धोखा न खा जाएं। आखिर उनकी तलाश नीलेश और उसके परिवार पर जाकर रुकी। नीलेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। छोटा परिवार, माता पिता एवं एक बहन जो अभी पढ़ ही रही थी। बहुत छानबीन एवं परिवार के बारे के पता लगाने के बाद वे संतुष्ट हो गए और बात आगे बढ़ाई। कदम कदम पर सचेत थे, सो उन्होंने सारी बातें पहले ही तय करनी चाहिए ताकि आगे किसी भी प्रकार का झंझट न पड़े। उस समय तो नीलेश एवं उसके माता पिता ने कह दिया कि हम दहेज लेने में विश्वास नहीं रखते। स्वेच्छा से आप अपनी बेटी को जो देना चाहिए दे सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी एवं मीना जी उनकी बातों से बहुत खुश हुए एवं सोचा कि सही घर वर मिल गया। देना तो उन्हें था ही, किंतु उन पर कोई दबाव नहीं रहेगा, सो बात पक्की हो गई और सगाई एवं शादी का मुहूर्त निकलवाने की भी बात हो गई। सगाई से पहले वरुण जी का फोन आया कि हमें पता है आप अपनी तरफ से सब अच्छा ही करेंगे, किंतु एक बात कहनी थी कि हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे, सो थाल में कम से कम 5 लाख कैश एवं लड़के एवं उसके माता पिता बहन के लिए सोने का आइटम जरूर रखें। चांदी का नारियल भी अच्छा भारी होना चाहिए। आगे आप खुद समझदार है। राहुल जी ने उनकी यह बात यह सोचकर कि पहली डिमांड उन्होंने रखी है अक्षरशः मान ली और खुशी भरे माहौल में सगाई संपन्न हुई। नीलेश वान्या से फोन पर प्यारी प्यारी बातें करता और खूब उसे जिंदगी के सब्जबाग दिखाता। सगाई के 3 दिन बाद सुमन जी का फोन आया। कपड़े और साड़ियाँ वगैरह अच्छी होनी चाहिए। कम से कम प्रत्येक सूट एवं साड़ी 10-10 हजार से कम न हो। राहुल जी ने उनकी यह डिमांड भी पूरी कर दी। फिर एक दिन वरुण जी बोले, अरे राहुल जी, अपने दामाद को कम से कम 10-15 लाख वाली गाड़ी ही देना। राहुल जी बोले, गाड़ी लेने देने की तो कोई बात ही नहीं हुई। वे बड़ी ढिठाई से बोले, नहीं हुई थी तो अब कर लो। मीना जी बोली, ऐसे तो इनकी मांग बढ़ती ही जा रही है, हम कैसे पूरी करेंगे। वे हंसते हुए बोले, अरे नहीं, काम ज्यादा है और समय कम, सो थोड़ी थकान हो गई है। राहुल जी बोले, तुम वान्या को कुछ मत बताना, जरूरत पड़ी तो लोन ले लूंगा। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देख वान्या ने पूछा भी, पापा कोई परेशानी है क्या। शादी से 2 दिन पहले सुमन जी का फोन आया, भाई साहब बच्चों को हनीमून के लिए कहाँ भेज रहे हो। वैसे नीलेश की इच्छा तो कहीं बाहर विदेश जाने की है, सो सही जगह चुनकर टिकट करवा दे और हो वान्या बेटी को न बताइए, उसके लिए सरप्राइज ही रहने दे। राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। एक और धमाका, वो भी लाखों में। अभी इस प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि वरुण जी का फिर फोन आ गया। राहुल जी, क्या बताइए, ये आजकल के बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। अब देखो हमारी बिटिया रानी जिद करके बैठी है कि भाभी के घर से मेरे लिए तो डायमंड सेट ही आना चाहिए।
हमने कहा हम दिला देते हैं, पर उसका कहना है भैया की शादी की याद में उनकी ससुराल से ही लूंगी। राहुल जी बोले भाई साहब एन वक्त पर इतनी बड़ी बड़ी डिमांड हम कैसे पूरी करेंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे नहीं राहुल जी, शादी ब्याह मकान में बजट से ऊपर लग ही जाता है, सो इतना तो मार्जिन रखना पड़ता है। हमने तो समय रहते आपको सूचित कर दिया, अब आप देख ले। उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर ही फोन काट दिया। अब राहुल जी और मीना जी बहुत परेशान, क्या करें, इनका मुंह तो सुरसा की तरह फैलता ही जा रहा था। अंत में उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर डायमंड सेट खरीदा और लक्षद्वीप की टिकट करवा दी। शादी संपन्न हुई। वान्या का ससुराल में स्वागत धूमधाम से हुआ। बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी जो आई थी। तीसरे दिन वे हनीमून पर चले गए। वहां से लौटने के बाद कुछ महीनों तक तो ठीक चला। वो मायके जाती तो उसके चेहरे की रौनक देख उसके माता पिता अपनी चिंताएं भूला देते और उसके सामने सामान्य दिखने की कोशिश करते। अब कुछ दिनों से वान्या को इन लोगों के व्यवहार में अंतर दिखने लगा। धीरे धीरे घर के सारे कामों का बोझ उस पर डालने लगे। नीलेश की भी प्यार भरी बातें हवा हो गई। वह बात बात पर उसे झिकने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे बहुत कुछ सुनाया जाता। वो इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं पा रही थी कि एक दिन उसकी सास बोली, वान्या अकस्मात कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है, हम अभी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, सो तुम अपने पापा से 2 लाख रुपए ले आओ, उधार समझ कर दे दो, हमारे पास आते ही लौटा देंगे। पर मम्मी जी अभी शादी में इतना खर्चा हो गया है, पापा कहाँ से देंगे। तुम्हें उस घर की नहीं इस घर की चिंता होनी चाहिए। अब जाकर पैसे ले आओ। नीलेश उसे लेकर मायके गया। वान्या अपने पापा से पैसे नहीं मांग पा रही थी। नीलेश बार बार उसे इशारे कर रहा था, वो अनदेखा कर रही थी। आखिर बेशर्म सी है ही हंसते हुए बोला, पापा जी हम आज काम से आए थे। वान्या तो बोल नहीं पा रही है। मैं ही कह देता हूँ, अचानक पैसों की आवश्यकता आ पड़ी है, आप 2 लाख रुपए की मदद कर दे। राहुल जी बोले, अभी तो बहुत मुश्किल है, हम असमर्थ हैं। नीलेश बोला, मैंने अपनी जरूरत आपको बता दी है, आगे आप खुद समझदार हो। वान्या से बोला, चलो अभी घर चले। उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही बाहर निकल गया कहते हुए, जल्दी आ जाओ। वान्या चुपचाप चली गई। राहुल जी, मीना जी सिर पर हाथ रख कर बैठ गए। अब क्या करें, कहां से लाएं इतना पैसा जो उनका पेट भर सके। त्वरित गति से बिजली सा विचार को आंधा कि यदि वान्या के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया। वान्या ने अपने को भरसक संयत करते हुए कहा, हाँ पापा ठीक हूँ। जबकि रास्ते भर नीलेश उसे प्रताड़ित करता हुआ गया था। अभी इस बात को 15 दिन भी न बीते होंगे कि फिर उनकी नई डिमांड शुरू हो गई। इस बार 5 लाख रुपए की मांग की गई। कारण पिछले 2 लाख जो न मिले थे। वान्या पर सख्ती बढ़ा दी गई। अब गाली गलौज के साथ साथ बात मारपीट पर भी आ गई। वान्या समझ नहीं पा रही थी क्या करे। पिता की स्थिति को देखते हुए उनसे पैसों की मांग भी नहीं कर पा रही थी और उसके बदले उस पर शारीरिक अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सास बोली कि आज जाकर पैसे ले आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मम्मी जी, इतना पैसा पापा कहाँ से लाएंगे? हमें नहीं पता, लड़की पैदा करने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वह बोली, बेटी तो अपने घर में भी है, क्या आप इतना पैसा देंगे? उसका इतना कहना भर था कि एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत की मम्मी से जबान लड़ाएगी? जा जाकर चाय लेके का सबके लिए। वान्या जैसे ही चाय लेकर आई उसके कानों में शब्द पड़े। वो ठिठक कर सुनने लगी, 2-4 दिन में लाती है तो ठीक, नहीं तो ठिकाने लगा देते हैं।
बेटा तेरी दूसरी शादी कर देंगे, वहाँ से फिर खूब दहेज लेंगे। सुनकर वान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथों से ट्रे गिरते गिरते बची। फिर उसने अपने को संयत कर सबको चाय दी। सुन अब जा बाप के घर और पैसे ले आ। वो बोली मम्मी जी मैं 2-4 दिन रुक कर आऊँ, क्योंकि इतने पैसों इंतजाम 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा। सामने रहूंगी तो पापा को चिंता रहेगी और जल्दी व्यवस्था करेंगे। हाँ ठीक है रहा। वह तुरंत अपने कमरे में गई और जो जेवर उसके पास थे सब फुर्ती से बैग में डाले। उन पर कपड़े डालाकर बोली अब मैं जाऊं। हाँ जा, रिक्शा करके चली जा। वान्या तुरंत निकल गई। रिक्शे वाले को पता बता तेज चलने को कहा, कारण वो डर रही थी कि कहीं अलमारी खाली देख नीलेश उसके पीछे न आ जाए। वो घबराई हुई घर पहुंची। पापा पापा उसकी आवाज सुनकर वे बाहर आए। उसकी हालत देख सब समझ गए बेटा नहीं पापा, और बात बाद में, पहले जल्दी थाने चलो, मेरी जान को खतरा है। रास्ते में बताती हूँ सब। थाने पहुँचकर दहेज के लिए घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया। राहुल जी एक संभ्रांत व्यक्ति थे एवं पहुँच भी थी, सो तुरंत पुलिस भी एक्शन में आ गई। केस दर्ज कर पुलिस वरुण जी के घर पहुंची और नीलेश समेत माता पिता को गिरफ्तार कर थाने ले आए। आज उनका मुखौटा समाज में उतर गया था और परिवार पर दहेज लोलुप होने का धब्बा लग गया था। ये ऐसा दाग लगा था कि ताउम्र उतरने वाला नहीं था। अपने किए की सजा भुगत रहे थे। इस तरह से वान्या अपनी सूझबूझ से जहां एक ओर उनके परिवार पर धब्बा लगाने में सफल हुई, वहीं दूसरी ओर एक और बेटी दहेज की बलिवेदी में आहत होने से बच गई। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।